शुरू करते हैं। कल किसी कारणवश कोई क्लास नहीं चल पाया, चलिए तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। सारे पढ़ अच्छे से नोट कीजिएगा कॉपी में, क्योंकि लगभग सारे प्रीवियस ईयर है और जितने भी पॉइंट होंगे वो लगभग परीक्षा में प्रीवियस ईयर पॉइंट ही लिखाते हैं और परीक्षा में आपको टपकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को आगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, बनाइए। कहता है पहला क्वेश्चन, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था। कह रहा है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962 को देश में पहली बार राष्ट्रपति लगा राष्ट्रीय आपातकाल जो है की घोषणा किया गया था। कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। इस समय राष्ट्रपति कौन थे लिखिएगा। पूछता है कि राष्ट्रपति एस राधा कृष्णन को थे, राष्ट्रपति एस राधा कृष्णन थे। बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में है लिखिएगा 352। कितने आर्टिकल्स में राष्ट्रीय आपातकाल? 352। और अभी तक यह 3 बार लगा है। कितने बार लगा है नोट कीजिएगा। अभी तक यह कितने बार लगा है? 3 बार लगा है। 3 बार लगा है। 2 बार युद्ध और वायु आक्रमण के कारण और 1 बार जो है आंतरिक अशांति के कारण जो है लगाया गया था। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि दूसरी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कब किया गया, तो लिखिएगा दूसरी बार किया गया 22 दिसंबर 1971 ईस्वी को दूसरी बार लगा। दूसरी बार कब लगा? 2 दिसंबर 1971 को दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किया गया। इस समय राष्ट्रपति जो बीबी गिरी थे। इसमें राष्ट्रपति अगर पूछे कौन थे तो नोट कर लीजिएगा बीबी गिरी थे। बात करते हैं 26 जून 1975 को तीसरी बार जो है आपातकाल की घोषणा किया गया और इस समय राष्ट्रपति जो है नोट कीजिएगा फखरुद्दीन अली अहमद है। कौन थे राष्ट्रपति? फखरुद्दीन अली अहमद थे राष्ट्रपति। तीसरे बार जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किया गया कब किया गया? 26 जून 1975 ईस्वी को तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। ठीक है। तो क्वेश्चन था कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कब किया गया? 26 अक्टूबर 1962 को किया गया। राष्ट्रपति कौन थे अगर पूछे तो एस राधाकृष्णन था। दूसरी बार नोट कीजिएगा दूसरी बार जो है 2 दिसंबर 1971 ईस्वी में किया गया। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी थे। और तीसरा बार जो है 26 जून 1975 को तीसरे बार फखरुद्दीन अली अहमद था। चलिए तीन बार जब तक राष्ट्रीय आपातकाल जो है लागू किया गया है, यहाँ 3 दिसंबर होगा। और किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछेगा कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा होती है तो संसद के समक्ष जो है कितने दिन के अंदर जो इसका अनुमोदन जो है अनिवार्य रूप से संशोधित करना होता है? तो लिखिएगा 1 माह के अंदर। 1 माह के अंदर इसका अनुमोदन होना जो है अनिवार्य होता है। चलिए सारे पॉइंट कर लीजिएगा। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है? कहता है मलेरिया बुखार फैलाने वाले का नाम क्या है? तो मलेरिया बुखार जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, मादा एनोफिलीज हो जाएगा। सारे पॉइंट अच्छे से नोट लीजिएगा, परीक्षा में बार बार टपकता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है तीसरा सवाल कि वर्तमान में कितने क्षेत्रीय परिषद है? चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषद है। कितना क्षेत्रीय परिषद है? 5 क्षेत्रीय परिषद है। नोट कीजिएगा, इसे दिशा से याद रखिएगा, परीक्षा में टपकेगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। देखिए उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है 5 क्षेत्रीय परिषद है और इसका मुख्यालय पूछता है और एगो मध्य में। तो देखिए 5 क्षेत्रीय परिषद कितने हो गए? 5 क्षेत्रीय परिषद है
उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय अगर पूछे कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो नोट कीजिएगा उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय आपका दिल्ली में है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय पूछे तो लिखिएगा चेन्नई में है। पूर्व वाला का पूछे तो लिखिएगा पूर्व में कोलकाता है, नोट कीजिएगा। और पश्चिम में लिखिएगा मुंबई। पश्चिम में कहा, मुंबई। अगर आपसे पूछे कि पूर्व क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का पूछेगा अगर आपसे तो चेन्नई। अगर पूछेगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता। और पश्चिम पूछेगा तो मुंबई। ठीक है, ऊपर दिल्ली, नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण में चेन्नई, इधर कोलकाता, पूर्व में क्या हो कोलकाता, पश्चिम में क्या हो जाएगा, मुंबई होगा। सारे प्रश्न कर लीजिएगा। और मध्य में जो है, मध्य में क्या है, तो लिखिएगा मध्य में है इलाहाबाद। अगर पूछे कि मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो नोट कीजिएगा इलाहाबाद है। 12 परीक्षा में टपकता है, इसलिए अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए एकदम ईमानदारी से। ठीक है, अब वर्तमान में होगा कितने क्षेत्रीय परिषद है, 5 क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषद के जो है गठन करने के लिए जो है सर्वप्रथम जो है भावना कब व्यक्त किया गया था, अवधारणा। तो यह अवधारणा जो है 1956 में व्यक्त किया गया था क्षेत्रीय परिषद के गठन करने के लिए। और कितने हैं, 5 है। अब इसका गठन कौन करता है, तो नोट कीजिएगा इसका गठन जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। वर्तमान में कितने क्षेत्रीय परिषद है, 5 क्षेत्रीय परिषद है। और इसके जो है गठन का जो है भावना जो है सर्वप्रथम कब व्यक्त किया गया था, 1956 में किया गया था। चलिए सारे पॉइंट कर लीजिएगा, ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में बार बार आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, चौथा कहता है कि भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था। भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, मतलब भारत में सबसे पहले वो आक्रमण जो किया उसमें आक्रमण करने वाले में प्रथम तुर्क आक्रमण कौन था, है ना। प्रथम तुर्क आक्रमण पूछा है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनबी। क्या हो जाएगा, मोहम्मद गजनबी। लिखिएगा मोहम्मद गजनबी को बुतकिशन या मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। बुतकिशन या मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गजनबी लिखिएगा प्रथम बार आक्रमण जो है किसके विरुद्ध किया गया था, इसका जो प्रथम आक्रमण था वो लिखिएगा हिंदू शाही राजवंश के खिलाफ जो है हिंदू शाहियों के बीच जो है प्रथम इसका आक्रमण था। अगर पूछिए कि मोहम्मद गजनबी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था, तो लिखिएगा अंतिम जो आक्रमण किया था या अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था, जाटों के विरुद्ध किया था 27 में। मोहम्मद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण बात करें तो सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण किया था, जिसमें लगभग 20 लाख दिनार लूट कर ले गया था। अगर आपसे पूछे कि मोहम्मद गजनबी ने 2 जो है प्रमुख जो है उपाधि धारण किया। पहला उपाधि लिखिएगा यामिन उन दौला, पहला उपाधि क्या है, यामिन उद दौला। और दूसरा उपाधि इसने धारण किया यामिन उद मिल्लत। क्या है, यामिन उद मिल्लत और यामिन उद दौला, 2 उपाधि इन्होंने जो है धारण किया। तो भारत में प्रथम जो है आक्रमण करने वाला तुर्क आक्रमणकारी कौन थे, आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद गजनी। और सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यह पूछता है प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया, अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया, चर्चित आक्रमण कौन सा था, इसने कौन सी उपाधि धारण किया गया, सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि अदीना मस्जिद, कहता है 5वां सवाल, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है। तो अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है, बने इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अदीना मस्जिद तो है बंगाल में। कहाँ अवस्थित है, बंगाल में। और एक और लिखिएगा बंगाल में वह कौन सा मंदिर है, तो लिखिएगा छोटा सोना मस्जिद। छोटा सोना मस्जिद भी कहाँ है, बंगाल में है। उसके बाद करते हैं, अगर पूछेगा जैनपुर में, तो लिखिएगा जैनपुर में जो कौन से मंदिर है, लिखिएगा अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद कहाँ है, जैनपुर में। जैनपुर में कौन सा है, अटाला मस्जिद हो गया। बंगाल में 2 मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद और अदीना मस्जिद कहाँ है, बंगाल में है। नोट कर लीजिएगा। हम्पी में क्या है, तो हम्पी में लिखिएगा विरूपाक्ष मंदिर।
विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है आपका? हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर है। उसके बाद लिखिएगा रूमी खां मस्जिद। रूमी खां मस्जिद यह कहाँ पड़ता है? तो लिखिएगा यह मस्जिद पड़ता है आपका अहमदनगर। कौन सा मस्जिद? रूमी खां मस्जिद। ठीक है, रूमी खां मस्जिद कहाँ पड़ता है? अहमदनगर पड़ता है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। जैनपुर में अटाला मस्जिद है। और अदीना में क्या है? अदीना मस्जिद जो है बंगाल में है। छोटा सोना मस्जिद भी कहाँ है? आपका बंगाल में ही है। सारे प्रोसेस नोट कर लीजिएगा। चलिए छठा सवाल देखिए क्या कहता है। छठा सवाल कहता है, बने तो इसका आंसर क्या होगा? कहता है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया था। मुसलमानों के लिए जो है अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ जो है कब किया गया था? इसका आंसर बनाइए आप लोग, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मार्लो मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत जो है प्रथम बार जो है मुसलमानों के लिए जो है निर्वाचन मंडल का जो है व्यवस्था किया गया था। ठीक है, 1946 में कम्युनिटी क्रिप्स मिशन जो है 1900 क्रिप्स मिशन जो है कब आता है? 1942। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें जो है प्रांतीय सत्ता की व्यवस्था किया गया था। और द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है मार्टिनो चेस्टो सुधार 1919 के तहत जो प्रांतों में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था की जो है नींव जो है डाला गया था। तो सारे पॉइंट अच्छे से जो है नोट कर लीजिएगा। अगर पूछे कि भारतीय का शासन जो है किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश शासन के हाथ में यानी क्राउन के हाथों में चला गया, तो वह था भारत सरकार शासन अधिनियम 1958। क्योंकि 57 में फांसी कैद होती है, उसके बाद जो है शासन जो है वह ब्रिटिश सीधे जो है क्राउन के हाथों में चला जाता है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। तो सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। परीक्षा हर बार जो है ऐसा सवाल जो है पूछा जाता है, प्रांतों में दो शासन 1919। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल सातवां कहता है कि कौन सा पद्धति जो राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है? राष्ट्रीय आय के आकलन का पद्धति जो है नहीं है। इसमें राष्ट्रीय आकलन के पद्धति में निकालने के लिए आय पद्धति, व्यय पद्धति का प्रयोग करते हैं और उत्पादन पद्धति का प्रयोग जो है तीन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें जो है मैट्रिक्स या मैट्रिक्स पद्धति का प्रयोग जो है नहीं किया जाता। सुन लीजिएगा, मैट्रिक्स पद्धति का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। चलिए आठवां सवाल कहता है क्या मूल्यन से आयात हो जाता है? मूल्यन का मतलब क्या होता है? तो सुन नोट कीजिएगा। अवमूल्यन का मतलब होता है कि कोई भी देश बाह्य मुद्रा की तुलना में जब अपने घरेलू मुद्रा का मूल्य जानबूझकर कमी करता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। और अवमूल्यन करना किसी भी देश का अनिवार्य इसलिए हो जाता है ताकि वह जो चाहता है अधिक से अधिक मेरा निर्यात जो हो, ठीक हो, और उसका व्यापार संतुलन अगर गड़बड़ाने लगता है तो इस स्थिति में जो है वह जो है मुद्रा का अवमूल्यन करता है। ठीक है, उसे सुधारने के लिए। तो मुद्रा का जब अवमूल्यन होता है तो इसमें निर्यात जो है, निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। और निर्यात क्या होता है? सस्ता होता है और देश का माल अधिक से अधिक निर्यात होता है। लेकिन आयात जो होता है वो महंगा हो जाता है। आयात क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। तो अवमूल्यन में क्या होता है? आयात जो है महंगा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी। लेकिन सस्ता क्या होता है? नोट कीजिएगा, निर्यात जो है सस्ता भी हो जाता है। और बाह्य मुद्रा के तुल्य में रिस्पेक्ट में अपने देश की मुद्रा को जानबूझकर कमी करना ही क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। तो चलिए सारे नोट कीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 9वां सवाल कहता है कि असवान बांध स्थित, असवान बांध कहाँ अवस्थित है मेरे भाई? नोट बनाइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा असवान बांध कहाँ है? नील नदी, मिस्र में है। और किस नदी पर है? तो असवान बांध जो है वह नील नदी पर। किस नदी पर है? नील नदी पर। कुछ और परीक्षा में इंपोर्टेंट पॉइंट जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सारे जो है एक साथ लिख लीजिएगा। ये जितने भी बांध दिखा रहे हैं, पहला देखिए, अगर आपसे पूछिए कि थ्री गॉर्जेस डैम जो बांध है यह जो है किस नदी पर है, तो लिखिएगा यह जो है यांगटी सी क्यांग नदी पर। किस नदी पर है? यांगटी सी क्यांग नदी पर थ्री गॉर्जेस डैम है।
अगर अगर आपसे पूछे कि बॉर्नविले बांध, ठीक है, तो बॉर्नविले बांध जो है किस नदी पर है, तो लिखिएगा यह बांध जो है आपका कोलंबिया, किस नदी पर है, कोलंबिया नदी पर है। बॉर्नविले बांध किस पर है, कोलंबिया नदी पर है, ठीक है। उसका लिखिए, नेक्स्ट लिखिएगा ग्रैंड कुली डैम। अगर आपसे पूछे कि ग्रैंड कुली डैम जो है किस नदी पर है, तो लिखिएगा ग्रैंड कुली जो है यह भी आपका नील नदी पर है। किस पर है, नील नदी पर स्थित है। अगर पूछिए आपका कि हुवर बांध, तो लिखिएगा हुवर बांध किस नदी पर है, तो लिखिएगा कोलोराडो नदी पर। किस पर है, कोलोराडो नदी पर कौन सा है, हुवर बांध है। अगर आपसे पूछे कि ओकोसोम्बो बांध किस नदी पर है, देखिएगा ओकोसोम्बो जो बांध है वह आपका वोल्टा नदी पर है। किस नदी पर है, वोल्टा नदी पर है। उसके बाद पूछ ले अगर आपसे करीबा बांध, तो करीबा बांध किस पर है, करीबा बांध है, तो लिखिएगा यह जेम्बेजी नदी पर। किस पर है, जेम्बेजी नदी पर। और एक है कैंची बांध, ठीक है, क्या है, कैंची बांध, तो लिखिएगा नाइजर, ठीक है। सारे बांध जो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन था स्वान बांध कहां स्थित है, मिस्र में है, नील नदी पर। उसके बाद थ्री गर्जम डैम पूछते हैं से क्या पर है, बॉर्नविले पूछे तो कोलंबिया पर है। उसके बाद ग्रैंड कुली पूछे तो नील नदी पर है, हुवर डैम जो है कोलोराडो नदी पर। सारे अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 10वां क्या कहता है। 10वां कहता है इनमें से कौन जो है गर्म सागरीय जलधारा है। तो गर्म सागरीय जलधारा कौन हो जाएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा जो है आपका ठंडी है, बेंगुएला भी ठंडी है, पेरू की जलधारा जो है ठंडी है। लेकिन जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है, यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा जो है एक सागरीय गर्म जलधारा, कैसा है, गर्म है। चलिए सारे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है मानव शरीर में रक्त कोशिका, रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, रक्त कोशिका यह होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में, नोट कर लीजिएगा। चलिए अपेंडिक्स क्या है, तो अपेंडिक्स जो है मानव का यह एक ऑब्सेसिव अंग है। क्या है, ऑब्सेसिव अंग है। इसका उपयोग जो है आदि मानव काल में जब कच्चे मांस खाते थे उस समय यूज इसका हो पाता था, लेकिन अब इसका यूज नहीं है। तो यह ऑब्सेसिव अंग का उदाहरण है। चलिए 12 नंबर सवाल कहता है गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह। गोलाकार दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। तो कहता है गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंबित सतह को, प्रतिबिंबित सतह का केंद्र जो है क्या कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका पोल यानी ध्रुव कहलाता है। जो प्रतिबिंबित सतह का जो केंद्र होता है उसे क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, यानी पोल हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। इस सवाल देखते हैं। चलिए सवाल देखिए 13 में क्या कहता है। कहता है कि यदि अवतल, कहता है यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 24 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी निकालना है। क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी ए बराबर होता है r/2 होता है। कितना होता है, r/2 होता है, यानी हो जाएगा आपका 24/2। कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट वाले क्या कहता है। कहता निम्न में से कौन जो है चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद है। तो चौथे आवर्त और दूसरे समूह में कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम का संकेत Ca होता है। इसका परमाणु संख्या की बात करें, कैल्शियम परमाणु संख्या कितना होता है, तो लिखिएगा इसका परमाणु संख्या 20 होता है। और इसका द्रव्यमान जो होता है कितना होता है, 40.08 होता है, ठीक है। लगभग इसका मान, लेकिन लगभग इसको हम 40 काउंट करते हैं, लेकिन एक्यूरेट इसका द्रव्यमान कितना होता है, 40.08 होता है, ठीक है। और यह जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, और यह लिखिएगा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि यह जो है अम्ल से प्रतिक्रिया करके, लिखिएगा अम्ल से प्रतिक्रिया कर, जब यह अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो कौन सा गैस देता है, तो नोट कीजिएगा अम्ल से प्रतिक्रिया कर यह जो है कौन सा गैस देता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कौन सा गैस उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कौन, तो इसका आंसर हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा आंसर आपका, कैल्शियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। और यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। सारे प्रश्न नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है।
कहता निम्न में से किसका गलनांक, कहता है निम्न में से किसका गलनांक क्वथनांक जो है उच्च होता है, निम्न में से। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा कार्बन सबसे अधिक जो है इसका गलनांक और क्वथनांक होती है। पृथ्वी पर जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कार्बन। इसका परमाणु संख्या लिखिएगा 6, परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है। लेकिन उसमें पूछेगा आपसे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 रहेगी, 72 कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो निम्न में से किसका गलनांक क्वथनांक सबसे अधिक हो गया, तो आंसर हो जाएगा आपका कार्बन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 21 सितंबर को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, ठीक है, और 29 सितंबर को लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस। इसमें क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय लिखिएगा टाइगर दिवस जो है मनाते हैं। क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस हो गया, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस हो गया, 21 अक्टूबर को मनाते, सितंबर को मनाते हैं, और 12 दिसंबर में लिखिएगा इस दिन जो है क्या मनाते हैं, तो लिखिएगा विश्व बाल मजदूरी, विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस। ठीक है, विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस कब मनाते हैं, विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस कब मनाते हैं, 12 दिसंबर को मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, 21 सितंबर को मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय टाइगर रिजर्व दिवस तो कब मनाते हैं, टाइगर दिवस तो 29 सितंबर को मनाते हैं, और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन है, तो बंदी जीवन के लेखक कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सचिंद्र सन्याल। कौन थे, सचिंद्र सन्याल जो है वो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीडीपी का पूरा नाम पूछा, यानी पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म, तो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या कहता है सीडीएस, ये कंप्यूटर से संबंधित है। कहता है सीडीएस का आकार कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोल होता है। कैसा होता है, गोल आकृति का होता है सीडीएस का आकार होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या कहता है 20 में, कहता है किस उपलब्धि के लिए ग्लोबल 500, नोट कर लीजिएगा, अच्छे से परीक्षा में बार बार टपकता है। कहता है किस उपलब्धियों के लिए जो है ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है दिया जाता है, तो यह पुरस्कार किसके दिया जाता है, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए जो है ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। यह था मेरे भाई आज का महत्वपूर्ण 20 सवाल। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर क्लास पसंद आया हो आज को, तो वीडियो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।